हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ। वेलकम टू द बोर्ड्स एकेडमी। कैसे हो आप सब? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी जस्ट बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई है और कई लोग थे जो कमेंट में बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कई बार कि यार नीट की प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट। तो आज हम एक कंप्लीट वीडियो बेसिकली नीट में जितने भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, मतलब हम भी नीट की प्रिपरेशन किए थे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही थी, राइट, तो हम उसको एक इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जितनी क्वेरी है, राइट, जितने भी क्वेश्चंस मन में हो सकते हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि हम उस फेज से गुजर चुके हैं तो हमें पता है क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। दिस इज कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख ले रहे हो और अच्छे से फॉलो कर रहे हो, देन आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक यार इससे कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, राइट। इस पर हम कंप्लीट हर एक चीज कवर किए हैं, राइट। तो सबसे पहले अगेन हमारा थंबनेल ही ऐसा है कि स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स, ये ड्रॉपर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले ये देख ले रहे हैं कि यार इस वीडियो में हम एक्चुअली कवर क्या क्या करेंगे, राइट। हम इस प्रॉपर वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले हम कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं कि यार ये वीडियो स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए क्यों है। दूसरा, सिलेबस क्या है, मतलब नीट का सिलेबस क्या है, वेटेज वाइज देख लेंगे। फिर डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमें कितने देर सोना चाहिए, और फिर क्या हमें पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत है, या फिर हम कुछ कुछ चैप्टर पढ़ लें उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। क्या इस तरह से है, या फिर हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, हम अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको हम कैसे कंप्लीट करें। उसके बाद मान लो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या है, राइट। अगर मान लो मेरी कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे अप्रोच रखें। उसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में प्रॉपर हम लोग ये देखेंगे कि रिवीजन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सच में रिवीजन करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। और उसके बाद टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें टेस्ट देना चाहिए या फिर टेस्ट ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करके टेस्ट देने की जरूरत है या भी नहीं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि OMR को कैसे फिल करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द कंप्लीट वीडियो, यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगा। आपको अभी से लेकर के पूरे एग्जाम तक सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा वीडियो मत देखो यूट्यूब पर, टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो आई हैव ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर नहीं, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कितने टेस्ट देने चाहिए हमें, कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं, यार सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितने टेस्ट देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। उसके बाद एनालिसिस ऑफ टेस्ट पेपर, जो हम टेस्ट दे रहे हैं क्या उसका एनालिसिस करना चाहिए, क्या उसका कोई इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिस्टेक कॉपी क्या होता है, हमें मिस्टेक कॉपी बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। और फिर हम लोग देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कुछ कुछ फेस कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सारा चीज हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। चलो सबसे पहले हम कवर करते हैं जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज हम कौन है, राइट। और ये वीडियो स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए क्यों है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि हम अपना नाम बता ही चुके हैं, मेरा नाम काशिफ है। अभी हम सेकेंड ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं, राइट। तो हम ड्रॉपर्स के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी एक ड्रॉपर थे, राइट। हम जब 2018 में सबसे पहले नीट दिए थे तो मेरी मार्क्स थी 261, आप देख ले रहे हो, ठीक है। मेरी मार्क्स थी 261 और सॉरी यहाँ पर जो रैंक थी आई थिंक हमको जहाँ तक याद है 2.5 लाख या 3 लाख अप्रॉक्स ऐसे था, ठीक है। ये 2018 की बात है। जब 2018 में हम नीट दिए थे तो मेरी मार्क्स थी 261, फिर अगेन 2019 में दिए हम 480, फिर अगेन दिए 573 और फाइनली मेरा लास्ट में 643, और इस पर हमें फिर कॉलेज मिल गया, राइट। 19 में क्या था, देखो 19 से और 20 में रैंक की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई थी, राइट। तो जब 20 में हम जब नीट दिए थे और हमारा नंबर आया था 573, हमको लगा था यार कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, 573 पे भी 34,000 के समथिंग रैंक था, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि यार ये जो है ना जर्नी, बेसिकली हम भी एक ड्रॉपर्स थे, तो इस जर्नी में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ हुई है। मेरे कई सारे दोस्त थे जिसका 18 में सिलेक्शन हो गया, कई सारे दोस्त थे जिसका 19 में हुआ, कई सारे दोस्त थे जिसका 20 में हुआ, राइट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे हमको, तो हम उसी को इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप यार जो ड्रॉपर्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं, राइट। अब समझ में आ गया कि हम कौन है, ठीक है। और एक बात बता दे रहे हैं, ठीक है, हम इसी द बोर्ड्स एकेडमी पे हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, राइट। और अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, देन यू कैन वॉच माय लेक्चर, ठीक है। हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को स्कैन कर रहे हैं, राइट। हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बायोलॉजी में थोड़ी भी दिक्कत हो देन यू कैन रेफर दिस वन, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं यार सॉरी, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हम हर एक चैप्टर आपको पढ़ के बताने वाले नहीं है, ठीक है। ये हम इस तरह से फ्रेम किया है कि 2014 से लेकर के 2023 तक जितने भी कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2014 से लेकर के 2023 तक एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन फ्रेम हुए, उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज लिखे हैं और बिल्कुल ना डिक्रीजिंग में लिखे हैं। मतलब जो पहला नंबर पे है इसका सबसे ज्यादा वेटेज है,
आ रही बात समझ में? उसके बाद जो सबसे लास्ट में उसका कम वेटेज है। अभी ऐसा क्यों लिखे हैं हम उसको हमें बताएंगे। तो यहाँ पर देखो पहला लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर देखा जाए 2014 से लेकर के 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 107 क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। उसके बाद देखो इसी तरह इकोलॉजी और डेमोग्राफी जहाँ से 101 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, इसी तरह प्लांट फिजियोलॉजी जहाँ से 88 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन कितने कितने फ्रेम हुए हैं हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से कितना है 21 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। एक चीज और ध्यान रखना कि अभी बहुत सारा चैप्टर डिलीट हो चुका है, राइट, बट फिर भी हम उसको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर डिलीट हो गया आप उसको आराम से छोड़ सकते हो यार, ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो ये बायोलॉजी का ओवरऑल रहा है जैसे आई नियर और नोज, ठीक है। इससे क्या है अभी तक लगभग 8 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रॉपर 10 साल अगर देखा जाए तो 10 साल में, ठीक है। अब इसी तरफ केमिस्ट्री की भी, केमिस्ट्री में देखो जो ब्लॉक है, ठीक है, एसबीडीएफ ब्लॉक, ठीक है, वहां से काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। अगर यहाँ पर देखो तो अभी तक लगभग 63 क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं सिर्फ एसपीडी एंड एफ ब्लॉक से, राइट। हम लोग ये सब देखेंगे कि हम लोग वेटेज वाइज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर है और उससे कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, आए जा चुके हैं, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। एंड लास्ट में फिर फिजिक्स के बारे में लिखा गया है। तो फिजिक्स के बारे में यहाँ पर देखो मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं अभी तक, मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 48 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं अभी तक 2014 से 2023 तक, राइट। तो ये सब्जेक्ट वाइज था। यहाँ पर हम लोग ये देख लिए कि यार सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ पर कई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है यार रूटीन क्या होना चाहिए, क्या रूटीन बनाना भी चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो सी यार, ठीक है, रूटीन बनाने से क्या होता है ना कि आपका एक ना प्रॉपर टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, राइट। रूटीन तो बना ही लो, हम ये कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी देखो यार रूटीन बना लिए थे, राइट। और हम ये नहीं कहेंगे ना कि यार रूटीन में बहुत ही ना रूड हो जाए कि हमको ये रूटीन फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं। आप रूटीन बना लो प्रॉपर, ठीक है, और रूटीन बनाने के बाद आप उसको ट्राई करो फॉलो करने का। अगर आप रूटीन के अकॉर्डिंग अगर 70% 60% भी अगर आप रूटीन को फॉलो कर रहे हो देन ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा है वो, राइट। तो आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। देखो यार रूटीन बनाना टोटली डिपेंड ऑन यू। हम अपना यहाँ पर रूटीन शेयर कर सकते थे बट डजेंट मेक एनी सेंस। कई बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, कई बच्चे होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं, राइट। तो आप एक प्रॉपर सॉरी आप एक प्रॉपर रूटीन बना लो और रूटीन में ट्राई करो कि आप ना मतलब 12 से 13 घंटा या फिर अगर 15 घंटा भी आप शेड्यूल कर पा रहे हो पढ़ाई को तो उसको रखो, राइट। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम कि मान लो रूटीन में आप 12 से 13 घंटा आप मेंशन कर रहे हो और अगर आप मान लो 7 से 8 घंटा भी पढ़ ले रहे हो ना, इनफ है वो, ठीक है। तो पढ़ने का ना तरीका होना चाहिए, मतलब आप ना स्टॉप वॉच लेकर के रूटीन को फॉलो करो। कहने का ये मतलब है कि आप अपने बगल में स्टॉप वॉच रखो और जब पढ़ना स्टार्ट करो तो स्टॉप वॉच को ऑन कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आपको खाना खाने जाना है या फिर थोड़ा सा उठना है, फ्रेश होना है, तो आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर दो, उसके बाद उठो और फिर जब पढ़ने वापस बैठो तो स्टॉप वॉच को ऑन कर लो। तो ये जो इफेक्टिव स्टडी होता है, अगर आप इस इफेक्टिव स्टडी में अगर 7 से 8 घंटा भी डेली कर ले रहे हो ना, ठीक है, 7 से 8 घंटा, ट्रस्ट में बहुत है, ठीक है, इनफ है, ट्रस्ट में। अगर आप इफेक्टिव स्टडी क्या बोले तो वही स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, कि स्टॉप वॉच जैसे ही आप मतलब पढ़ने बैठे तो स्टॉप वॉच ऑन है और जैसे ही आप उठे हैं तो स्टॉप वॉच ऑफ कर दिए, राइट। अब ये नहीं कि यार किसी दोस्त का फोन आ गया, स्टॉप वॉच ऑन ही है और आप बात किए जा रहे हैं, राइट, तो वो इफेक्टिव स्टडी में काउंट नहीं होगा। तो अगर आप इफेक्टिव स्टडी डेली के डेली 7 से 8 घंटा अगर कर ले रहे हो देन इनफ है वो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको 12 से 14 घंटा पढ़ना है, ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। आप 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हो मतलब आपको ना इफेक्टिव पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप किताब लेकर दिन भर बैठे हो बट आपका इफेक्टिव पढ़ाई 1 घंटा हो रहा है, राइट। तो इफेक्टिव पढ़ना, इफेक्टिव तरीका सबसे बढ़िया यही है इफेक्टिव का कि आप एक स्टॉप वॉच आराम से ऑर्डर कर लो, 200-300 में आता है यार, ठीक है। या फिर अब सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन कर लो, बट मोबाइल में प्रॉब्लम यह है कि कॉल वॉल आ सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप उसको फ्लाइट मोड में डाल दो, राइट। तो आप एक प्रॉपर हम तो यही बोलेंगे सेपरेट स्टॉप वॉच ले लो, 150-200 में आता है, ठीक है, उससे आप इस तरह से करो। अभी आपके पास 2.5 से 3 मंथ है, ठीक है, इनफ टाइम है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, इस पूरे वीडियो के सीरीज को, ट्रस्ट भी, ठीक है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है, राइट। बट यार यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट। मतलब ना आपको सच में फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और खत्म कर दिया, राइट। प्रॉपर नोट्स लो, नोट्स में लिखो क्या क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है, उसको एक जगह मेंशन कर लो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। समझ में आ गई बात है। तो ये था रूटीन के बारे में कि यार रूटीन में ज्यादा ना बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, ठीक है। हार्श का कहने का ये मतलब है ना अपने साथ रूड नहीं होना है। अब मान लो रूटीन को फॉलो कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि यार आज पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से छोड़ दो। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, 2 घंटा मन नहीं कर रहा है, मत पढ़ो, ठीक है। बट जब टाइम पास करके वापस आप पढ़ने बैठो देन आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, राइट। तो बिल्कुल ना अपने साथ हार्श नहीं होना है कि यार रूटीन बना लिया, बेकार लग रहा है, ये वो दिस दैट। आप रोबोट नहीं हो, राइट, आप ह्यूमन हो। तो ना ये बिल्कुल होता ही है, ठीक है। कभी कभी आपका पढ़ने का मन करेगा, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। जैसे आप अगर किसी टेस्ट को देने के बाद पढ़ने बैठोगे तो आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो इट्स ओके यार, ठीक है, आराम से रिलैक्स करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जब आप वापस बैठो देन आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, राइट। नेक्स्ट, तो डेली रूटीन के बारे में ये था बिल्कुल। नेक्स्ट, हाउ मच स्लीप, ठीक है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं यार कि कितना देर सोना चाहिए, राइट। तो देखो अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। देखो सोना ना बिल्कुल तुम पर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि अगर आप 4 घंटा या 5 घंटा सो करके आप बिल्कुल एक्टिव महसूस कर रहे हो देन इट्स ओके।
बट यार मेरा क्या था ना, हम जब तक 7 घंटा 6.5 घंटा नहीं सोते थे ना तो एक्टिव फील नहीं करते थे, राइट। तो अगर कोई बंदा 4 घंटा 5 घंटा सो करके पूरा दिन अपने आप को एक्टिव रख सकता है, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ रह सकता है, देन इट्स ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई किसी बंदे को 7 घंटे की नींद की जरूरत है और वो 5 घंटा सो रहा है तो वो गलत कर रहा है, राइट। अगर आपको 7 घंटे नींद की जरूरत है तो आप नींद लो पूरी तरह से, नींद में यार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट। क्योंकि यार देखो पूरा खेल दिमाग का ही है, राइट। तो आप दिमाग के साथ ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना नींद अच्छे अच्छे से लेना है ताकि आपका जो ना मतलब मेमोरी वगैरह स्टोर रहे, ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटा सो गए उसके बाद उठ के पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, पूरा दिन बर्बाद हो रहा है, सही से सो भी नहीं पा रहे हैं, राइट। तो नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप टू बी ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग मानो तो अगर टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो 7 आवर की स्लीप तो यार, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, लेना ही चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप एक्टिव नहीं रह रहे हैं तो आई थिंक 7 आवर मतलब 7 घंटा की नींद तो यार लो ही। बहुत लोग कहते हैं 4 घंटा सो 5 घंटा सो, ट्रस्ट में, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है यार। हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप 5 घंटे में ही या 4 घंटे में ही एक्टिव फील कर रहे हैं देन इट्स ओके, ठीक है। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि यार स्लीप कितना मतलब कितना घंटा सोना चाहिए, आई थिंक 7 आवर, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 6 से 7 घंटा तो आपको सोना ही चाहिए, राइट। चलो, तो ये था स्लीप के बारे में कि आपको कितने घंटे सोने हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कुछ। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो। अगर हम कभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो हम उसमें कोशिश करेंगे उसको कवर करें। हाँ, और ये बोल रहे थे यार, कई 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 बच्चों के ना ये डाउट होते हैं कि यार हम जब पढ़ने बैठते हैं तो कितने देर में ब्रेक ले, राइट। तो इस चीज़ को मेंशन नहीं किए, वो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अगेन वही बात है, ठीक है, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मन लग रहा है पढ़ने में तो आप पढ़ते रहो, ठीक है। बट यार ब्रेक लेना है तो 1 से 1.5 घंटा में ब्रेक ले लो, ठीक है। ब्रेक लेने का ये मतलब है कि आप उठो और ना वहां से निकल के कहीं टहलने चले जाओ, ठीक है। ये नहीं कि वहीं पे बैठे हैं और मोबाइल चलने लगे, ठीक है। वो ब्रेक लेने का मतलब नहीं होता है। ब्रेक लेने का प्रॉपर ब्रेक लेने का मतलब ये है कि आप वहां से उठो, थोड़ा सा टहलो, किसी से बात कर लो, वो ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टू कवर होल सिलेबस, ठीक है। क्या इतने जो चैप्टर हैं क्या उसको कवर करना जरूरी है? तो यार भी प्रैक्टिकल, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं, ठीक है। कुछ भी हवा में बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे। तुम लोगों को पता है, ठीक है, 720 नंबर का एग्जाम है ये। 720 नंबर के एग्जाम में तुमको पता है कि मिनिमम अगर किसी कॉलेज में आप सिलेक्शन लेना है तो 600, ठीक है। किसी किसी देखो यार, प्रॉपर हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ स्टेट में 560 में भी होता है, 550 में भी होता है। बट सेफेस्ट अगर स्कोर बोला जाए तो सेफेस्ट स्कोर कितना है? 600। अगर आपके 600 के आसपास स्कोर है देन इट्स ओके, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मतलब 720 में आपको 180 क्वेश्चन है, तो 180 क्वेश्चन में अगर ये देखा जाए तो आपको कम से कम 155 से 160 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात है? मतलब 180 क्वेश्चन में 155 से 160 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 600 का मतलब तो 150 क्वेश्चन हुआ, बट यार आपके कुछ नेगेटिव तो होंगे, ठीक है, बिल्कुल आइडियल तो नहीं होंगे ना। तो कहने का ये मतलब है आपके कम से कम 155 से 160 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, राइट। और कुछ नेगेटिव हो गया तो वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो कि 180 में 155 या 160 क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे ना, ठीक है, जब आपका होल सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो। मतलब यहाँ पर आप देखो कि 20 से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन में मान लो आप 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। 10 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, मान लो आपको नहीं आ रहा और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मतलब फॉर एग्जांपल आप 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 180 में 170 क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको पूरे सिलेबस का नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसलिए यार इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब नीट जो है ना, देखो यार कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। पहली वाली बात नहीं रह गया कि 517 520, ठीक है, 530 में सिलेक्शन हो जाए, नहीं। अब क्या है ना, बहुत कट ऑफ हाई जा रहा है। तो आप ना ये नहीं कर सकते हो कि ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या पता उसी से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, राइट। तो इसलिए हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अभी बताएंगे कि यार टाइम नहीं है तो क्या करना है, राइट। बट कोशिश ये करना है कि हाँ चैप्टर हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, राइट। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं भाई कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। अब मान लो ना कई बच्चे होंगे, ठीक है, अभी कई मतलब 2 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है। हम जिसको मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 2 कैटेगरी में देखे हैं कि मतलब अभी 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक ऐसे बच्चे जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो टॉपर्स के कैटेगरी में आते हैं, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, वो लोग को पता होता है कैसे क्या करना है, राइट। तो एक बच्चे ऐसे होंगे जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया है, अभी फैब है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। बट हम बात करेंगे दूसरे बच्चों की जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग वापस 3 कैटेगरी में डाले हैं। मान लो ऐसे बच्चे हैं जिसका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका सिर्फ 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो यार ये बच्चे क्या करें आखिर, है ना। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, जिसका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो यार उसके पास अच्छे खासा टाइम है अभी, राइट। वो अच्छे से इस फैब में अच्छा खासा टाइम देकर के जो 30% के सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर कर सकता है। तो जैसे आप 70% सिलेबस कवर किए हैं वैसे आप 30% सिलेबस भी कवर करें उसी अप्रोच से, राइट। अब जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट है और जिसका सिर्फ 30% सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करे भाई। तो जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट है और 30% सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करे, जो
वेटेज वाइज चैप्टर है, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वेटेज वाइज चैप्टर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे अगर हम बायोलॉजी उठाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी यहाँ से उठाते हैं, तो यहाँ पर देखो जो वेटेज वाइज चैप्टर है, जैसे इकोलॉजी कर लिए, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी कर लिए, सेल डिवीजन, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्लांट डाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सब जितने भी वेटेज वाले क्वेश्चन है उसको सबसे पहले करेंगे। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, बायोलॉजी में कोशिश करो पूरा चैप्टर करने का, ठीक है। कुछ चैप्टर आप छोड़ सकते हो, जैसे बायोलॉजी में देखो, ठीक है, कुछ चैप्टर से काफी कम वेटेज है, जैसे फॉर एग्जांपल कम वेटेज है ही नहीं यार, ठीक है, मतलब अच्छे खासे वेटेज हैं, तो यार कोशिश करो आप बायोलॉजी में पूरे करने का, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपन। तो कहने का ये मतलब है, अगर जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट है या फिर 30% सिलेबस कंप्लीट है, वो क्या करेगा कि यार जितने वेटेज वाइज चैप्टर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स में देखा जाए, तो फिजिक्स में देखो बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हम इस चैप्टर को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आप सीखोगे वो और चैप्टर में अप्लाई होगा। समझ में आ रही बात है? तो ये गलती नहीं करना है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स तो ये सब करना ही है, क्योंकि और सब चैप्टर में ये रिलेट होता है, राइट। उसी तरह फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर सेंटर ऑफ मास, अगर किसी को लग रहा है यार सेंटर ऑफ मास बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हाँ यार एक हद तक उसको स्किप कर सकते हो, राइट। समझ में आ रही बात है? तो यही कहने का मतलब है कि जिसका 50% या 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो क्या करेगा कि जितने भी वेटेज वाइज जो यहाँ पर हम फ्लो चार्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर हम जो एक सीक्वेंस में लिखे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, चलो केमिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट यार, कहाँ गया, हाँ चलो केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से पिछले 10 साल में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो चलो यार ठीक है, इसको कुछ हद तक हम लोग छोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात है? तो हम क्या करेंगे, जितने भी शुरू में चैप्टर लिखे हैं, ठीक है, उसको तो करना ही करना है। आ रही बात समझ में? जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको क्या करना है, जितने भी हम शुरू में चैप्टर लिखे हैं उसको तो करना ही करना है। लास्ट वाले चैप्टर एक आध दो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एग्जाम जो है टोटली बेस्ड हो गया है कि यार आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, और देख रहे हो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो बी प्रैक्टिकल, राइट। ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, राइट, ठीक है। अगर आप अच्छे से हर चैप्टर कर ले रहे हो देन इट्स ओके, ठीक है, देन इट्स फाइन, राइट। तो यहाँ पर हम ये बोल दिए भाई, क्या क्या बोल दिए, तो पहले ये बोल दिए कि जिसका चैप्टर 70% कंप्लीट है, चलो वो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे कर रहा था वो करेगा, और जिसका 50-60% है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, तो वो क्या करेगा भाई, जितने भी वेटेज वाइज चैप्टर है, ठीक है, जो सबसे पहले ऊपर हमने मार्क किया है, जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे पहले करेंगे। अगर टाइम बच गया देन फिर हम लोग वापस अपने मतलब जो बचे चैप्टर है उस पर आएंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है तो ट्राई टू कवर, ठीक है, अगर देखो जिसका 70% चैप्टर कंप्लीट है, वो कोशिश करो कि फैब के लास्ट तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ऑलमोस्ट एक बार आप पढ़ दो, ठीक है। और जिसका इतना बचा हुआ है वो मिड मार्च तक लेके जाओ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मिड मार्च तक। अब ऐसा नहीं यार पूरा अप्रैल तक हम चैप्टर ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो आप कोशिश करो ना, ट्राई टू कवर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब जितना जल्दी आप सिलेबस कवर कर लोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अभी हम जस्ट बताएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके, राइट। एक बार आप थॉरोली पढ़ो, ठीक है, जहां से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ो, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि यार सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच रखनी है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी के लिए देखा जाए कि बायोलॉजी हम लोग का, मान लो कि बायोलॉजी में हमारा कुछ चैप्टर इनकम्प्लीट है, देखो जो जिस बच्चे के सिलेबस इनकम्प्लीट है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लो किसी का बायोलॉजी इनकम्प्लीट है तो वो क्या करे लास्ट टाइम में, क्योंकि जिसका बायोलॉजी इनकम्प्लीट है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो एनसीईआरटी पढ़े वो या फिर नोट्स बोले तो मतलब जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में नोट्स बनाया जा रहा है, या फिर किसी वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से वो नोट्स बना रहे हैं, राइट। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ दो या नोट्स पढ़ दो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ नोट्स ही पढ़ो, समझो मेरी बात, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम। और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक चीज होना चाहिए, राइट। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो और नोट्स भी पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखो एक चीज होता है, ठीक है, इमेज बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो इमेज बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में होती है। कई बार क्या होता है कि हमें ना एग्जैक्ट लाइन पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट हमें वो पन्ना याद रहता है कि हाँ यार वो पन्ना में कहीं ना कहीं कोना में हम लोग लिखा हुआ था, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स में क्या करो, एनसीईआरटी में जो पॉइंट है उसको नोट्स में ऐड कर लो, बट अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो जो आपको नोट्स पढ़ाया जा रहा है उस नोट्स का आप एनसीईआरटी में ऐड कर लो। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी पे रिलाई करो, अगर एनसीईआरटी पे डिपेंड हो देन इट इज मच बेनिफिशियल, राइट। तो आप क्या करो, मान लो आपको नोट्स पढ़ाया जा रहा है तो नोट्स से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी में ऐड कर दो। एनसीईआरटी में बहुत सारे साइड में स्पेस वगैरह है, ठीक है, आप स्पेस में ऐड कर लो, किसी पन्ना को लेकर के वहां ऐड कर लो, और ट्राई टू स्टिक विथ एनसीईआरटी ओनली। मतलब एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के बारे में पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है, टू बी ऑनेस्ट। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का ये मतलब है, अब जैसे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में मान लो कोलेरा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया, आपको कोलेरा के बारे में पढ़े जा रहा है, डजंट मेक एनी सेंस, आई एम टेलिंग यू, डजंट मेक एनी सेंस,
ठीक है। सिर्फ कूल बनने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। आपका सिलेक्शन होना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज कंपेयर कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट लास्ट में आपसे सिर्फ रिजल्ट पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। आ रही बात समझ में? तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया गया है ट्राई टू कवर ओनली दैट पोर्शन, राइट, ठीक है। मतलब हाँ यार उस टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ देना है, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटी बायोलॉजी में कुछ भी बाहर से मत पढ़ो यार, बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम रहे हैं। ट्राई टू कवर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर कर लो आप, ठीक है। जैसे हम कुछ भी चैप्टर पढ़ाए हैं तो वहां पर लाइन बाय लाइन क्लियर करवाया, आप बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर आराम से देख सकते हो, बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर कराया गया है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी ट्राई टू कवर की एनसीईआरटी, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं क्या शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, देन अगेन आई एम टेलिंग यू बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन करना है थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है। बार बार आप नहीं पढ़ सकते हो शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी में, और कोई सेंस भी नहीं है यार, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक। अब देखो बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में भी देखो दो ऑप्शन, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जिसके लिए फिजिक्स बहुत ही मुश्किल होता है तो वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, छोड़ दो, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ दो। अब क्या करना है एनसीईआरटी फिजिक्स में क्या करना है, अब मान लो फिजिक्स क्या है, खुद से बच्चा नहीं पढ़ पाता है, वो किसी का लेक्चर ही देखता है। तो आप क्या कर रहे हो, मान लो किसी का लेक्चर देख रहे हो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद उसके साथ साथ वहीं पर नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या करना है आप लोगों को, अगेन आई एम टेलिंग यू क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, जिस भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो लेक्चर से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आपने क्या किया है, तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लिया। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, आपको फॉर्मुलाज लिखने हैं, ठीक है। कुछ अगर कंसेप्ट है, आपको लग रहा है कि इस कंसेप्ट से कुछ लेक्चर सॉरी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो आपको कर लेना है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स के बाद नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बार बार भूल रहे हो, जैसे कोई फॉर्मूला है, कोई कंसेप्ट है, तो उसको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में छाप लेना है तुरंत। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में अगेन एनसीईआरटी होता है, नोट्स होता है। तो अगर बात की जाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, मतलब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है, मान लो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबके नोट्स बना लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स में आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पॉइंट को ऐड कर सकते हो, राइट। फिजिकल में देखो कुछ चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, आपको पता ही होगा, वैसे कोचिंग में बताया गया होगा, बट ठीक है, कुछ चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते, तो आपको एनसीईआरटी करना ही जरूरी है, मतलब एनसीईआरटी आपको मस्ट है करना। आ रही बात समझ में? तो एनसीईआरटी आपको करना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। आप क्या कर सकते हो, जो नोट्स है बनाया जा रहा है आपके कोचिंग में, उस नोट्स को मतलब मान लो कोई चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कार्बन चैप्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप क्या किया, एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया, और एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, वहां से उसको आप नोट्स में पेस्ट कर लो। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको अंत में सिर्फ एक ही सोर्स रखना है, ठीक है, समझ में आ रही बात है? आपको या तो एनसीईआरटी सोर्स रखना है या फिर नोट्स सोर्स रखना है, ठीक है, दो सोर्स कभी नहीं रखना है। आ रही बात समझ में? क्यों? अगेन वही बात, ठीक है, इमेज बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, दिमाग में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से आप किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, तो जैसे ही आप चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर एक और चीज बताना भूल गए हम, कि जैसे ही मान लो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है, इसमें भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, राइट, इसमें भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। देखो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है अभी हम जस्ट आगे बताएंगे, ठीक है, अभी हम बताएंगे शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अब मान लो कोई एक चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नोट्स में आपके सर ने क्वेश्चन पढ़ाया है उसको तो बहुत अच्छे से करना है। नोट्स का क्वेश्चन आपके बिल्कुल मतलब रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ यार वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं उनके बैक टू माइंड ये चल रहा होता है कि ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है कहीं ना कहीं तो वो नोट्स में करवा दें। तो नोट्स का क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे ही नोट का क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू पे आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, नोट्स के क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पे शिफ्ट करना है। और पीवाईक्यू जैसे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होता है ना, जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ लिए हम, तो मैग्नेटिज्म में क्या किया, हम नोट्स के क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए, उसके बाद हम क्या कर लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं मैग्नेटिज्म के उसको सॉल्व कर लिए। उसके बाद जो सबसे ऑथेंटिक होता है टेस्ट पेपर, मतलब अगर मान लो कोई टेस्ट पेपर है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करो। समझ में आ रही बात है? बट कई बार क्या होता है ना कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो टेस्ट में नहीं, मतलब जैसे मान लो हम कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेरा दोस्त कहीं टेस्ट दे रहा है तो उसमें वो नहीं आया, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कहीं भी मॉड्यूल, ठीक है, जो कोचिंग का मॉड्यूल है या कोचिंग में जो टेस्ट जो कोचिंग में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है वहां से करो, ठीक है। अभी बताएंगे हम क्वेश्चन क्यों करना क्यों जरूरी है। तो आप ना अगर इस सीक्वेंस में कर रहे हो देन आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नोट्स बनाना है, नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स से क्वेश्चन को रट जाना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू के बाद अगर कोई टेस्ट पेपर मिल जाए जहां पर आप जो पढ़े हैं वही चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे बेस्ट वो है। उसके बाद क्या है, आप मॉड्यूल या किसी भी मतलब कोचिंग इंडस्ट्री जो भी है, ठीक है, किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए अगर क्या रिविजन इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों का ये सवाल होता है क्या रिवीजन सच में इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है, हाँ रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही
ऐसा की है जिससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बट आपको याद ही नहीं रह रहा है। तो रिवीजन ये एक ऐसा तरीका है जहां से आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है, अगर आप किसी चीज को आज पढ़े हैं तो वो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे आराम से, बट उसको कुछ दिन बाद आप रिवाइज कर लोगे तो वो चीज आपको याद आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर कुछ दिन बाद रिवाइज कर लोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिवीजन के थ्रू ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आएगी बात है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यार हाउ टू रिवाइज, मतलब रिवाइज कैसे करें, ठीक है। तो रिवाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। मान लो करंट सिलेबस जो चल रहा है और ओल्डर सिलेबस है, मतलब जो सिलेबस आपका हो चुका है, ठीक है, तो इसको रिवाइज कैसे करें। तो जो करंट जो सिलेबस चल रहा होता है, ठीक है, उसके लिए एक रूल होता है। कई लोग बोलते हैं 147, मतलब आज जो चल रहा है उसको पढ़ दो, फिर 4 दिन बाद पढ़ देना, फिर 7 दिन बाद पढ़ देना। हम इस रूल को कभी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। प्रैक्टिकली बात करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ रहे हैं 4 दिन बाद हम वही पढ़ें, ठीक है, उसी में वही पढ़ने का मेरा मन करे, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करो, जो करंट सिलेबस पढ़ रहा है उसको तो अच्छे से करो ही, मतलब जो नोट्स बन रहा है उसको अच्छे से रिवीजन करो डेली का डेली, ठीक है। जो क्वेश्चन लग रहे हैं क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, मतलब नोट्स को रिवीजन करो। तो मतलब मान लो कि अगर आप संडे को फ्री है, मन कर रहा है पढ़ने का, तो आराम से रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो ओल्डर सिलेबस का क्या होता है, देखो करंट सिलेबस तो हो ही जाता है। करंट सिलेबस मान लो कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसका अगर कल क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप बता दोगे, बट ओल्डर सिलेबस में प्रॉब्लम आता है। तो ओल्डर सिलेबस में कैसे इसको कवर करना है, तो आपको क्या करना है, आपने क्या किया है, अच्छा से पढ़ लिया, अच्छा से कैसे पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया है, नोट्स बनाने के बाद उसको शॉर्ट नोट्स बना लिया है, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह बना लिया है। अब जब आप इसको वापस रिवीजन करना है, मान लो ओल्डर सब्जेक्ट उसका रिवीजन करना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ना नोट्स लेके नहीं बैठ जाना है। आ रही बात समझ में। जब पुराने चैप्टर को आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, ना कि आप फिर से नोट्स लेकर बैठ गए हैं। आ रही बात समझ में। तो आप मान लो क्वेश्चन बना रहे हैं, अब मान लो आपने 100 क्वेश्चन किसी चैप्टर के लगाए, मान लो एनएलएम आपको रिवीजन करना है, आपने क्या किया, एनएलएम का क्वेश्चन को उठाया, ठीक है, और एनएलएम में से 100 क्वेश्चन आपने लगाया, और मान लो उस 100 क्वेश्चन में आपके 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में। मान लो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपने लगाया और उस 100 क्वेश्चन में आपके 90 क्वेश्चन मान लो बिल्कुल सही है। अब 90 क्वेश्चन मान लो बिल्कुल सही है, तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो देखो यार वो 10 क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है, क्या वो कैलकुलेशन एरर है, क्या वो कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर तो कैलकुलेशन एरर है तो फिर कॉपी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कंसेप्चुअल एरर है, आपको लग रहा है कि हाँ यार कंसेप्ट हिला हुआ है, तो 10 क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से आ रहे हैं सिर्फ उसी कंसेप्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी लेके बैठ गए हम पढ़ने के लिए। आ रही बात समझ में। ये सब क्या होता है ना, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है ना, ठीक है, पढ़ने का कुछ तरीका होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लो 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन में आपको 90 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गए, ठीक है, 90 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखना है कि कैलकुलेशन एरर है। अगर कैलकुलेशन एरर है तब तो यार ठीक है, अपना कैलकुलेशन सुधारो, देख लो, ठीक है। अगर मान लो कंसेप्चुअल एरर है तो जिस कंसेप्ट से गलती हुआ है सिर्फ वही पेज पढ़ो, बस काम खत्म। बट मान लो आप क्या किए, 100 क्वेश्चन बनाए और 100 क्वेश्चन में मान लो आपका सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सही हुआ है। 100 क्वेश्चन बनाया और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सही हुआ है। तो अब आप क्या करो, 50 क्वेश्चन जो सही हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अब एक थॉरोली एक बार अच्छे से नोट्स को पढ़ो। आ रही बात समझ में। जब मान लो 50% से भी क्वेश्चन कम गलत हो रहा है, तब आप क्या करो, एक बार नोट्स को अच्छे से थॉरोली पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये देखो यार साइंटिफिक बेस्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। अगर आप पैसिवली अगर मान लो रीड करोगे ना, फॉर एग्जांपल मान लो ना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपके ओल्डर सब्जेक्ट को ओल्डर सिलेबस को रिवीजन करने के लिए आप डायरेक्ट नोट्स लेके बैठ गए, आपको लगेगा हाँ यार ये भी आ रहा है, 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 बट जब आप क्वेश्चन देखोगे तो फिर डर जाओगे, है ना। तो आप क्या करो ना, बिल्कुल अपोजिट कर दो, रेट्रोग्रेसिव मैनर में। आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। देखो यार जितना ज्यादा क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो गए ना, ठीक है, तो आपको टेस्ट में उतना ही क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा और फिर नीट में भी डर नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात है। तो यार आप मान लो कि यार घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो 90 क्वेश्चन गलत हो गया, कौन देखने जा रहा है, आप ही तो देखने जा रहे हैं, ठीक है। और मान लो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो भी गया तो हाँ यार कोई नहीं, ठीक है, कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, रेट्रोग्रेसिव मैनर में पढ़ना है, ठीक है। आपको पैसिवली रीड नहीं करना है, डू नॉट रीड पैसिवली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिवीजन करने के लिए क्या कर दिए हैं भाई, फिर से वापस वही सब चीज लेकर बैठ गए और फिर से रिवीजन करने बैठ गए हैं यार। तो उससे क्या होगा ना, आपको ना एक्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि गलती कहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आपको अप्रोच रखना है, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। क्लियर है। तो ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल साइंटिफिक बेस्ड है। आ रही बात समझ में। अब देखो इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट टेस्ट, क्या टेस्ट को देना जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, इसी तरह जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अगेन हम बताएं अभी जस्ट हम कि क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड है, दैट इज एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड पे बेस्ड है, मतलब ये साइंटिफिक अप्रोच है, इसे आप पढ़ाई करोगे देन आपको अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, अच्छे से याद भी रहेगा, है ना। आप जितना ज्यादा दिमाग पर जोर डाल करके दिमाग से इंफॉर्मेशन को निकालोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि पैसिवली रीड कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि यार क्या क्वेश्चन मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट करना जरूरी है। देखो
अभी तक तो जो भी टेस्ट दे रहे थे आप, कोई दिक्कत नहीं, बिना सीरियस के दे रहे थे, बट कोशिश ये करो कि अब जो भी टेस्ट आप दे रहे हो ना उसको नीट की तरह सोच करके दे रहे हो, है ना। समझ में आ रही बात है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर टेस्ट का प्रेशर होगा तो आपकी पढ़ाई होगी तो अच्छे से आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, है ना। तो इसलिए अब जो भी टेस्ट होगा आप उसको क्या करें, बिल्कुल कंसिस्टेंट रह करके दें, और आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार हम नीट का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेस्ट क्यों देना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यार कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन एरर है। अभी जैसे मान लो कि हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मान लो हम किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे हम फ्रिक्शन को पढ़ दिए, तो फ्रिक्शन को जब हम क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, जैसे आज मान लो फ्रिक्शन पढ़े हैं, तो फ्रिक्शन के जैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे तो हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ये होता है जनरली। बट जैसे ही आप टेस्ट पेपर दोगे तो टेस्ट पेपर में क्या होता है, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा होता है, मतलब पूरा मिक्स हो जाता है। तो अगर आप उसको अच्छे से फेस कर ले रहे हो देन हाँ यार ठीक है, आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है। तो इससे आपको कंसेप्चुअल एरर या फिर कैलकुलेशन एरर पता चलता है कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं किसी कंसेप्ट की वजह से हो रहे हैं या फिर कैलकुलेशन की वजह से हो रहे हैं। अगर कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो देखो क्या गलत हो रहा है, माइनस प्लस, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। उसी तरह देखो अगर कंसेप्चुअल एरर हो रहा है तो वापस उस टॉपिक पे जाओ, देखो क्या कंसेप्ट था, हम क्या गलती कर दिए थे, ठीक है। इसी तरह बोल रहा है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ना टेस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो हम लोग को ना टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चल पाता है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 3 घंटा का आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 घंटा का टेस्ट है, तो अगर आपका 2 घंटा 45 मिनट में बिल्कुल टेस्ट अच्छे से हो जा रहा है, ठीक है, तो यार अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, राइट। तो कोशिश करो ना कि टेस्ट दोगे तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डर खत्म हो जाएगा। मतलब कई बच्चे क्या होते हैं यार, वो बोलते हैं ना कि कई बार एक ही शिकायत करते हैं कि भाई हम इतना बार चैप्टर पढ़े बस उससे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन फिर गलत हो रहा है तब आप बैक टू मतलब कि बैक टू आप चैप्टर पे आइए, राइट। अब ऐसा नहीं कि रिवीजन करना है, चैप्टर लेके बैठ गए, क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे उतना फैमिलियर हो जाओगे, क्वेश्चन का डर भी खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टेस्ट देना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर, ठीक है। ये देखो सबका अपना अपना अप्रोच है, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, हम जो कर रहे थे वो बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो वो करना। देखो टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रख लो कि टेस्ट को पेपर को हमें कभी भी एक अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर रहे हैं, 180 क्वेश्चन है, मान लो 180 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं, और 180 तक चले गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप ऐसा करने बैठ जाओगे तो आपका ना टाइम अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2 फेज में कंप्लीट करना है। पहला फेज में वो करना है कि आपको जो क्वेश्चन बहुत ही कॉन्फिडेंटली आ रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमसे गलती नहीं हो सकता है, तो पहला फेज में वो सारा क्वेश्चन करना है, और जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है उसको सर्कल करना है और आगे बढ़ जाना है, राइट। पहला फेज में क्या करना है आपको, पहला फेज में कि जो क्वेश्चन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमसे गलत होगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको पहला फेज में वो करना है, और जो क्वेश्चन में थोड़े भी डाउट है उसको क्या करना है, सर्कल करके आगे बढ़ जाना है। अब जब दूसरे बार आप वापस आओगे तो दूसरे बार में क्या करना है, ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रही बात है। तो ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह से हमारा टाइम भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। क्लियर है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि यार हाँ यार इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये तरीका हमको बहुत सही लगता है, तो हम इसी को मतलब इसी तरीके से करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउ टू फिल OMR, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता चला आपने मतलब 160 क्वेश्चन किए हैं बट OMR की गलती से आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई OMR है, ठीक है, मान लो ये OMR है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का गोला यहाँ पे भरना है, क्वेश्चन नंबर 2 का गोला यहाँ पे भरना है, 3 का यहाँ पर, 4 का यहाँ पे, फॉर एग्जांपल। तो आप क्या किए, 1 का यहाँ पे भर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जितना होगा ना वो सारा गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको OMR भरना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, हम भी यही करते थे कि एक सब्जेक्ट कर लो उसके बाद OMR फिल कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स कर लिए तो OMR फिल कर लो, केमिस्ट्री कर लिया तो OMR फिल कर लो, या फिर बायोलॉजी कर लिया तो OMR फिल कर लो। ऐसा कभी मत करो कि पूरा अच्छे से कर लिए, मतलब 180 के 180 क्वेश्चन लगा दिया, अब एक साथ OMR फिल करने बैठ गए हैं। इससे क्या होगा, फिर वो कंसंट्रेशन अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाएगा आपका। आधी बात समझ में। तो मतलब नेवर फिल OMR, ठीक है, कंप्लीशन मतलब कंप्लीट OMR को एक साथ फिल करने की कोशिश मत करो। इससे क्या होगा, एरर होने की चांसेस काफी ज्यादा होगा। मतलब एक गोला भी अगर गलती भरा गया ना तो चांसेस है कि उसके आगे वाले जितने गोले हैं सब गलत हो जाए, है ना। तो आप क्या करो, एक सब्जेक्ट करो उसके बाद OMR को फिल करो, एक सब्जेक्ट करो उसके बाद OMR को फिल कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट बोल रहा है विच सब्जेक्ट शुड अटेम्प्ट फर्स्ट, ठीक है। अगेन इट टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि आपका किस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल इस चीज पे बहुत ही डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उनको ना फिजिक्स थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे को। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स लास्ट में करते हैं, ठीक है। हम भी यही करते थे, सबसे पहले बायोलॉजी करते थे, बायोलॉजी करने के बाद OMR फिल करते थे, फिर केमिस्ट्री करते थे, केमिस्ट्री करने के बाद OMR फिल करते थे, देन फिर फिजिक्स में स्विच करते थे और फिजिक्स करने के बाद OMR फिल करते थे।
मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिसका फिजिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उनको लगता था कि फिजिक्स जल्दी से कर लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा, तो वो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते थे, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। तो बिल्कुल आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स हमको बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है, देन आप फिर अपने अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करो, राइट। बट अगेन वही चीज ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट को करना है, फिर गोला भरना है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट करना है, गोला भरना है, फिर तीसरा सब्जेक्ट को करना है, फिर गोला भरना है, ठीक है। अगर बात समझ में, एक साथ कभी भी गोला नहीं भरना है। चलो नेक्स्ट, बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बार बार हम यही चीज कह रहे हैं कि ये ना साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच है। मतलब साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच कहने का ये मतलब है कि अगर आप दिमाग पे जितना जोर डालोगे, कि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको आप जितना जोर डाल के निकालोगे, ठीक है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल कई बार लोग कहते हैं ना, टीचर लोग कहते हैं कि यार अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्त को पढ़ाइए, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो यही होता है बिल्कुल कि आपके जो दिमाग में जो स्टोर है इन्फॉर्मेशन को, उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, एक्टिव रीडिंग होता है, ठीक है, एक्टिव रीडिंग होता है, और आपको ध्यान रखना है एक्टिव रीडिंग करना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पैसिव रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप क्या करो, मान लो कि एनएलएम का रिवीजन करना है, तो एनएलएम का रिवीजन अगर मान लो 5 बार कर रहे हो तो 5 बार में आपका 3 या 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला रिवीजन होना चाहिए और 1 बार थ्योरी वाला रिवीजन होना चाहिए। ऐसा तभी करो जब आपका थ्योरी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब मान लो किसी चैप्टर का थ्योरी आपको आता ही नहीं है तो फिर डजंट मेक एनी सेंस ना यार। आपका ना बिल्कुल थियरी या फिर कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या करो, क्वेश्चन पे स्विच करो। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ ही नहीं है, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हुआ ही नहीं है, आप क्या कर लिए, क्वेश्चन पे स्विच कर गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है यार, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देख करके चले गए और फिर गलत इन्फॉर्मेशन ले लिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना है और ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करते टाइम हम लोग क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा कंसेप्ट ही ढिला हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे टेंशन होगी कि यार क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमारी बात समझ में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा एक्टिव रीडिंग करना है एज कम्पेयर टू पैसिव रीडिंग। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा हाउ मच टेस्ट, ठीक है। अब एक चीज और कई बच्चे पूछते हैं यार, कई बच्चे क्या, हम भी कई बार पूछा करते थे अपने दोस्त से, ठीक है, जिसका इसका सिलेक्शन हो गया था, यार कितने टेस्ट देने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ना मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप क्या किए हैं, एक बार बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, अगेन हम ये बोल रहे हैं कि रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप क्या करो, जैसे मान लो एनएलएम का रिवीजन करना है, तो एनएलएम का रिवीजन करना है मान लो मिड मार्च में, तो आप क्या करो, क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन में अगर एरर आ रहा है तो अगेन वही देख लो कि यार कंसेप्ट में एरर आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो शुरू में क्या करो, जैसे मान लो आपका फैब के लास्ट में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो जो मार्च में आप क्या करो, एक वीक में एटलीस्ट 2 या 3 टेस्ट दो, ठीक है, 2 ही टेस्ट दो। फॉर एग्जाम्पल एक वीक में मान लो 2 टेस्ट दिए और 2 टेस्ट में मान लो जैसे ही फुल सिलेबस टेस्ट दिए, एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तुम पहली बार, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे पहली बार, मान लो माइनर टेस्ट में तुम्हारा 620 630 650 इस तरह का मार्क आ रहा है, ठीक है, मार्क्स आ रहा है, ठीक है, मान लो माइनर में। लेकिन जैसे ही आप फुल सिलेबस दोगे आपका मार्क्स एकदम बिल्कुल 550 450, ठीक है, इस तरह चल जाएगा। हमको याद है मेरा जब पहली बार मेजर हुआ था जिससे फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे तो मेरा 321 या 324 के आसपास मार्क्स था, ठीक है। तो आप ना जब पहली बार जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज होगा मार्क्स में, ठीक है, मार्क्स बहुत ही ड्रास्टिक डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मान लो आपके माइनर में 620 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो आपका गारंटी है कि मतलब कई बच्चों का नहीं भी गिरता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बट हाँ मैक्सिमम केस में ये होता है कि आपका सिलेबस बहुत ही ड्रास्टिक, सॉरी आपका मार्क्स बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा, मतलब 650 आपका 550 आ जाएगा, मतलब 600 भी टच नहीं करेगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, वो बहुत ही जनरल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मान लो आपका क्या हुआ कि आपने फुल सिलेबस दिया और आप, ये 2 कंडीशन है, मान लो आपने फुल सिलेबस दिया और फुल सिलेबस में आपके जो माइनर में आ रहे थे उतने ही मेंटेन रह गए, मान लो 600 प्लस के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं हुआ। तो अब आप क्या करो, जैसे ही आपने फुल सिलेबस पहला टेस्ट दिया और आपका मार्क्स मेंटेन रह गया, मतलब जो माइनर में आ रहा था, जो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज में आ रहा था, अगर उसी तरह आ रहा है तब आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। मतलब अब अगर आप वीक में 2 टेस्ट दे रहे थे तो वीक में 4 टेस्ट दो, ठीक है। बट अगर मान लो आपने फुल सिलेबस दिया और फुल सिलेबस देते ही आपका मार्क्स आ गया मान लो 400 या फिर 500, है ना, ये देखो 500 या फिर मान लो 550 इस तरह का नंबर आ गया, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर कि आप क्या करो, वीक में सिर्फ 2 ही टेस्ट दो, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मान लो कि जो बच्चे थे जिसका फुल सिलेबस में 600 नंबर आ रहा है, तो यार उसके ना कुछ ही चीज गलत हो रहे हैं, तो अब आप क्या करो, जहां से जो चीजें गलत हो रहा है उसी चीज को पढ़ो। आ रही बात समझ में, मतलब जो बच्चा फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दिया, पहला मेजर टेस्ट दिया और उसमें उसका 600 के आसपास नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है, बस उसको और थोड़ा सा उसको रिविजन करने की जरूरत है, कहाँ पर गलती हो रहा है, कैलकुलेशन एरर, कंसेप्चुअल एरर, ये सब देखना है। तो वो बच्चे क्या करें, जैसे उसका 600 के आसपास नंबर आ रहा है तो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको अच्छे से देख लो भाई कि हाँ यार कैसे गलत हो रहा है, कैलकुलेशन एरर है, कंसेप्चुअल एरर है, ये सब। लेकिन जो बच्चे
अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर जो बच्चे थे, ठीक है, इसका मान लो 600 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत कम ही गलत हो रहा है ना, तो मान लो 20 के आसपास गलत हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो 20 क्वेश्चन गलत हो गया, तो यार 20 क्वेश्चन को एनालाइज करने में आई डोंट थिंक 2 से 3 घंटा से ज्यादा लगेगा। 2 घंटा भी हम बहुत ज्यादा बोल दिए, ठीक है, अभी बताएंगे हम इतना टाइम क्यों लिखे हैं। तो मान लो 2 घंटा लग गया, ठीक है, तो हफ्ता में अगर 3 दिन भी टेस्ट दे रहे हो तो बाकी दिन पढ़ सकते हो आप, समझ में आ रही बात है। अब देखो यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, इसको ये देखो यार टेस्ट दिया और नंबर बहुत कम हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उससे मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गया, सिली मिस्टेक हुआ या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ या फिर कैलकुलेशन एरर हुआ। तो अब वो क्या करे, टेस्ट को थोड़ा कम करे और अपने रिवीजन पर फोकस करे। आ रही बात समझ में। मान लो यहाँ पर फुल सिलेबस में दिया और पता चला यहाँ पर से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन आए थे, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से सिर्फ 3 ही सही हुए, 7 क्या हो गए, गलत हो गए। तो आप क्या करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को वापस अच्छे से पढ़ो, देखो यार कहाँ पर गलतियां हो रही है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से करना है। जिसका अच्छा मार्क्स आ रहा है वो क्या करें, वीक में 2-3 टेस्ट तो मिनिमम दे ही, ठीक है, लेकिन जिसका मार्क्स बहुत ही कम आ गया है तो वो क्या करे, वीक में 2 टेस्ट ही दे, बाकी मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दे। रिवीजन कैसे करना है, अगेन वही, किसी चैप्टर को रिवीजन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। बायोलॉजी में क्या कर सकते हो आप, ठीक है, बायोलॉजी में अगर मान लो किसी चैप्टर आप लग रहा है ना बिल्कुल भूल सा गए हो, ठीक है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अगर मान लो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका रिवीजन करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जा रहा है, मान लो कि 60 क्वेश्चन में आपसे 40 क्वेश्चन गलत हो गया, तब तो आप तो पढ़ दो उसको, है ना। अब मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करो, बार बार नोट्स मत पढ़ो, जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसको बहुत ज्यादा बार पढ़ो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ना, जैसे मैग्नेटिज्म में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, मॉडल फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, तो मान लो आप मैग्नेटिज्म का रिवीजन करना है, तो आप क्या करो, फार्मूला नोट्स को फटाक से पढ़ दो, ठीक है, 1 घंटा या फिर जितना देर लग रहा है पढ़ के उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में भी शॉर्ट नोट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो नीट के 1-2 दिन पहले आपको लग रहा है कि यार फॉर्मूला कुछ मिसिंग है, तो आप कॉपी पलटाने नहीं बैठोगे, क्योंकि उसमें लगेगा यार ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि कहीं यार ये सब तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये सब छूट रहा है हमसे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट नोट्स लास्ट में बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये था बिल्कुल कि कितने टेस्ट देने हैं। नेक्स्ट अब बोला जा रहा है कि टेस्ट पेपर एनालिसिस, क्या टेस्ट पेपर एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर एनालिसिस करना। अगर आप कोई टेस्ट दिए और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट को 3 घंटे में दे रहे हो, टेस्ट को अगर 3 घंटे में दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो टेस्ट को अगर 3 घंटे में दे रहे हो, तो एनालिसिस में कम से कम 4 घंटा दे दो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर मान लो कि 3 घंटा दिए टेस्ट, देखो ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनके बहुत ही अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मान लो 650 के आसपास आ रहे हैं, तो वो 4 घंटा क्या करेगा, कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। मतलब जिसके कम नंबर आ रहे हैं, ड्रास्टिकली नंबर कम हो गए हैं, वो क्या करें, जैसे 3 घंटा टेस्ट दिए हैं, तो यार 3 घंटा टेस्ट में देखो गलतियां कहाँ हो रही है, ठीक है। और ना उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक कॉपी, ठीक है। जो गलतियां हो रही है उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ और उस गलतियों को वहां पर नोट करो। वो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का आंसर लिखो और वहां पर लिख दो कि यार क्या एरर हो रहा था हमसे, कैलकुलेशन एरर हो रहा था या फिर कंसेप्चुअल एरर हो रहा था। अगर कंसेप्चुअल एरर है तो हमको बार बार रिवीजन करना है, कैलकुलेशन एरर है तो हमको कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देना है, या फिर अगर मान लो फॉर्मुला में मिस्टेक हो रहा है तो हमको फॉर्मुला रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है कि टेस्ट पेपर एनालिसिस भी अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। टेस्ट पेपर एनालिसिस करने का यही फायदा है कि आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन एरर हो रहा है, कंसेप्चुअल एरर हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, राइट। तो आप क्या करो, जो टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, जो टेस्ट पेपर में जो गलतियां हुए उसको लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी में आप प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के बगल में ये लिखो कि यार इसका गलती, मतलब इस क्वेश्चन की गलती क्यों हुई थी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि यार हम सब कुछ पढ़े थे, आखिर गलती क्यों हुई, तो कैलकुलेशन एरर हुआ है या फिर क्या, आखिर क्या बात था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन में गलत हुआ है, उसको साइड में लिख लो, ठीक है। समझ में आ गई मिस्टेक कॉपी। तो यहाँ पर एक और चीज बोला गया है कि मिस्टेक कॉपी क्या होता है और इसको रिवाइज कैसे करते हैं। तो मिस्टेक कॉपी क्या होता है, अभी जस्ट हम बताया कि जो भी टेस्ट पेपर में आपसे गलतियां हो रही है उसके लिए एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कीजिए, जहां पर आपको प्रॉपर लिखना है कि हाँ यार क्या क्या गलतियां हो रही है, ठीक है। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार क्या क्या गलतियां हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करते टाइम क्या क्या देखना है आपको। तो ये रिवीजन कब करना है, ये रिवीजन उस टाइम करना है जब आप ना बिल्कुल इनएक्टिव है, मन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप सोने टाइम, ठीक है, तो सोने टाइम आपको क्या करना है, रिवाइज करना है मान लो, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, 5 से 10 मिनट देना है, ठीक है। आप जैसे सोने टाइम गए, ठीक है, आप मोबाइल साइड वाइड रख दिए, ठीक है, मोबाइल फेंक दिए, ठीक है, आपने क्या किया, वो मिस्टेक कॉपी उठाया और देख लिया। आप ना एक बार स्कैन कर लो कि हाँ यार क्यों गलती हुआ था, अच्छा कैलकुलेशन की वजह से हुआ है, मतलब अच्छे से हमको नेक्स्ट बार कैलकुलेशन में ध्यान देना है। अच्छा हाँ इसका कंसेप्चुअल दिक्कत हो रहा है, अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी हमको अच्छे से देखना है। आ रही बात समझ में। तो मिस्टेक कॉपी कब देखो, जब आप बिल्कुल मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आपका, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है कि यार अब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ना गलतियां देखो कि यार हाँ कहाँ गलती हुआ था, अच्छा ये वाली गलती है, मतलब ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या यार, हम भी मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए कि यार मतलब स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना, क्योंकि ऑलरेडी इतने ड्रॉप हो चुके थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। दोस्त लोग बहुत मतलब बहुत सारे दोस्त जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए थे
और सबका स्टेटस देखते थे, लगता था यार क्या आज ऐसे ही कर रहा है, ठीक है राइट। तो स्ट्रेस पता ही था, ठीक है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है यार, हमेशा अच्छे से ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंसी इज की, ठीक है। कंसिस्टेंसी तभी आएगा जब आप रूटीन को बना रहे हो और रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप 100% रूटीन को फॉलो करो, यार पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप रोबोट नहीं हो यार, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप रोबोट नहीं हो, ठीक है। तो जहाँ तक हो रहा है कोशिश करो वहाँ तक करने की, क्लियर है, समझ में आ रही बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यार कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब जितना आप चीज़ों को फॉलो करके पढ़ रहे हो, मतलब रूटीन को फॉलो करके पढ़ रहे हो, उतना ही अच्छा है, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी की, ऐसा नहीं कि एक दिन हम 12 घंटा पढ़ दिए और 2 दिन छूट गए मस्त एकदम आराम से, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 12 घंटा कोशिश करो पढ़ने की। अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे हो तो कोशिश करो डेली के डेली 7 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और ट्रस्ट में यार, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है 13-14 घंटा, ठीक है। हम बता रहे हैं ना, मेरा एक दोस्त है VMMC में है, दूसरा दोस्त है UCMS में है। एक की रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 94, दूसरे की रैंक थी 300 अप्रॉक्स, ठीक है। हम जब उससे पूछते थे तो यार उन दोनों में से कभी ये नहीं बोलता था ना कि हम 14 घंटा पढ़े हैं, 15 घंटा पढ़े हैं, 20 घंटा पढ़े हैं। भाई कोई नहीं बोलता था ऐसा, ठीक है। सब बोलता था जितना घंटा पढ़ना है इफेक्टिव पढ़ो, स्टॉप वॉच के साथ पढ़ो। अगर आप 10 घंटा 8 घंटा भी पढ़ रहे हो ना इफेक्टिवली डेली का डेली, इनफ है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, नींद बहुत ही जरूरी है। एक वाक्य सुनाते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, हम और मेरा दोस्त जिसकी 94 रैंक थी 2019 में, ठीक है। तो हम लोग एक कोचिंग में पढ़ते थे, चलो कोचिंग का नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग साथ में ऐसे बैठे हुए थे, तो वो हमको बोला कि आज हम सोएंगे नहीं, आज हम रात भर पढ़ेंगे, ठीक है। हम बोले अबे ऐसा मत कर, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोला नहीं नहीं हम रात भर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो गया मस्त एकदम रात भर पढ़ा, ठीक है, स्टिंग पी करके, मतलब रात भर पढ़ा, ठीक है। दूसरा दिन क्लास आया तो क्लास में मस्त सो रहा है, ठीक है, पूरा आँख वाँख लाल हो गया। हम बोले क्या हुआ यार, तो बोलता है कि यार रात भर हम पढ़ लिए हैं, ठीक है, पूरा एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, एकदम ऐसा लग रहा है तबीयत खराब हो गया है, ठीक है, फिब्रिस टाइप का लग रहा था उसको। तो वही वो बोला कि यार आज के बाद ना कभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं करें कि रात भर जग गए, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं ना भाई, नींद लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मतलब वो मेरा दोस्त है, ठीक है, बहुत ही करीबी दोस्त है, उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। 94 रैंक बहुत ही अच्छी रैंक होती है नीट में, राइट। तो यार उसको कभी ऐसा नहीं देख रहा है ना कि 14-14 घंटा 25 घंटा, मतलब 15-15 घंटा पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहता था, ठीक है। पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है छोड़ दो, ठीक है। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ने का मन कर रहा है मत पढ़ो, ठीक है। बट यस, जब वापस पढ़ने बैठो तो यार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। यार अपने साथ बिल्कुल हार्थ नहीं होना है, ठीक है। सब चीज़ इंजॉय करने के साथ, मतलब इंजॉय करते हुए चलना है, ठीक है। मतलब ना ऐसा नहीं बिल्कुल रोबोट की तरह नहीं पढ़े जा रहे हैं, मतलब एक होता है ना यार कि खुश रह करके पढ़ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुश रह करके पढ़ रहे हो ना तो चीज़ें बहुत अच्छा से रिटेन होगा आपको। अब टेंशन में पढ़ रहे हो ना तो वो चीज़ें मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। आप एक दिन कर लोगे, दूसरा दिन कर लोगे, तीसरा दिन नहीं कर पाओगे। तो मतलब ना इस जर्नी को ना एंजॉय करो, मतलब ये मत सोचो ना डेस्टिनेशन हमको कॉलेज मिल जाएगा तब एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं यार। अगेन आई एम टेलिंग यू कि यार ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज चल जाएगा ना बस जिंदगी बहुत सुकून वाली हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज में ही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप मतलब रिलैक्स कर रहे हो। हाँ ये बात सच है कि आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है, ये बात बिल्कुल सच है। बट यार ऐसा नहीं है कि आप एक बार मेडिकल कॉलेज चले गए ना तो आपका जिंदगी सेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ना मतलब जर्नी को अच्छे से एंजॉय करो, आप डेस्टिनेशन पर डिपेंड मत करो कि यार डेस्टिनेशन हमको मिल जाएगा तब एंजॉय करेंगे, फिर ना आप कुछ चीज़ों से वंचित रह जाओगे, मतलब आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएगी, है ना। तो एंजॉय करो, ठीक है। मतलब हम लोग हमको याद है, ठीक है, जब हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो बीच बीच में पढ़ाई के बीच में ब्रेक होता था कोचिंग में, तो हम लोग दोस्त लोग मस्त कभी कभी चल जाते थे, एक एक क्लास छोड़ देते थे बीच बीच में, ठीक है, चाय वाय पीने चल जाते थे। वो भी जाता था, उसका भी सिलेक्शन हो गया। उसमें वो डिफरेंस, मेरे में डिफरेंस ये था कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख पाए, वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाया, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, हम क्लास जाते थे, क्लास से आकर फिर सोना होना इधर उधर, समझ रहे हो। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को अच्छे से रखना है। उसके बाद कुछ चीज़ और ध्यान रखना है यार, इट्स ओके, ठीक है। मतलब अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात है। अगर आपका मेंटली ये है कि हाँ हमको डॉक्टर ही बनना है, तब तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यार हाँ इट्स ओके यार, अगर आप नंबर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं भाई, हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे। बट यार आपको 100% देना है। यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हम लिखे हैं, ठीक है, गिव 100%। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है समझो थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है गिव 100%। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप डेली के डेली 12 घंटा पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है भाई। आप ना 7-8 घंटा पढ़ दो, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है अभी मान लो 2.5 से 3 घंटा है, तो 2.5 से 3 घंटा में आप इतना पढ़ दो, मतलब इतना पढ़ दो कि अगर आप नीट देने जा रहे हो और नीट के गेट के बाहर, मतलब एग्जाम के गेट के बाहर अगर आपसे ये पूछा जाए क्या आप और पढ़ सकते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, अब हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते थे। जितना पढ़े ये मतलब हम अपना पूरा जी जान दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज मतलब अपना 100% दो यार, जितना हो सकता है ना उतना पढ़ो, टाइम को मतलब मैनेज करो, ठीक है। देखो मैक्स जानते हो 50% सिलेक्शन तुम्हारा वही हो जाता है जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो। डिसिप्लिन कहने का ये मतलब है यार, आप जब पढ़ रहे हो ना तो उसी दोस्त से बात कर रहे हो जो या तो मेडिकल कॉलेज में है या फिर आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, राइट।
सबसे बात मत करो, ठीक है। कई लोग होते हैं जो नॉन मेडिको होते हैं, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आती है ये चीज़ें, और उनको लगता है कि यार क्या यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पैसा बर्बाद कर रहा है, कुछ और कर ले इससे बेहतर। उसको पता नहीं होता है यार, आप ना इमोशनली अटैच हो जाते हो इस फील्ड से, राइट। तो आप ना उससे बात करो जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, या तो मेडिकल कॉलेज में है, या फिर आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है। यार उस दोस्त से दूर दूर रहो, ठीक है, जो डुअल नेचर का हो, मतलब आपको नहीं बता रहा है कुछ भी कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। और ना अपना कंपेयर कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना है। हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, डू नॉट कंपेयर। भाई कभी कंपेयर मत करो, ठीक है। सिलेक्शन होगा आपका, नहीं सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो यार कंपेयर कभी मत करो, ठीक है। आपकी क्या कैपेबिलिटी है कोई नहीं जानता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार नीट नहीं निकला, क्या पता नहीं होगा, कल क्या पता आप कल कल को यूपीएससी फोड़ दो, है ना। तो इसलिए ना कभी कंपेयर मत करो, ठीक है। हार नहीं मानना है, ठीक है, लगे रहना है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, गिव योर 100%। आपको ये लगना चाहिए ना एग्जाम देने से पहले कि यार जितना दिए हैं ना उससे 1 मिनट ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। मतलब जितना पढ़ना था हम पढ़ लिया, अब हमसे नहीं हो पाएगा हमसे इतना ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फैमिली, अगेन हम यही कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो छोड़ देंगे, ठीक है, जो बोलेंगे यार क्या ही मतलब लगा हुआ है, पैसा वैसा बर्बाद हो रहा है इसका, झूठ का पड़ा हुआ है इसके पीछे। फैमिली में भी कई लोग होंगे जो बहुत ही अजीब अजीब बात करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, फैमिली में जो बोलेंगे, अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोलेंगे कि यार हम तो जान ही रहे थे सिलेक्शन नहीं होगा। और मान लो अगर सिलेक्शन हो गया तो वही लोग बोलेंगे कि यार क्वेश्चन तो इजी था इसलिए सिलेक्शन हो गया। तो ना आप ना उन लोगों का जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ दोस्त छूटने वाले हैं, फैमिली से मेरी बातें नहीं होगी, ठीक है। पापा मम्मी भाई बहन बस काफ़ी है, ठीक है। बस इतने लोगों से बात करना है डेली की डेली, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना दूर हो सके उसी से दूर रहो। मतलब जितना भी नेगेटिव वाइब्स आ रहा है ना, ठीक है, कि हाँ यार ये हमको इससे हमको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहा है, भाई दूर रहो उससे, ठीक है। डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। खुश रहो, ठीक है। खुश रहने के लिए अगर तुमको 1 घंटा खेलना पड़ रहा है, ठीक है, खेलो, कोई इशू नहीं है। 1 घंटा गेम खेलना पड़ रहा है, खेलो। 1 घंटा सोना पड़ रहा है, ठीक है, बीच में सो जाओ, ठीक है। कहीं घूमना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब खुश रहने के लिए जो करना पड़ रहा है करो, ठीक है। और ना बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हाँ यार मतलब आज 2 घंटा बर्बाद हो गया है तो अब क्या करें नहीं कर रहे। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप ह्यूमन हो, ठीक है, रोबोट नहीं हो। अगर हो रहा है टाइम वेस्ट कोई इशू नहीं है, बट अगेन जब आप वापस पढ़ने बैठो तो अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कंपेयर कभी किसी के साथ नहीं करना है। मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपके दोस्त छोड़ेंगे, दोस्त ताना मारेंगे, फैमिली वाले ताने मारेंगे, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये चीज़ है कि मतलब फैमिली में लोग बोलेंगे कि यार नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको कुछ और करवा दो, ठीक है, इससे अच्छा कुछ और कर लेता तो कुछ कमा बना लेता, ठीक है। तो ये मेंटली प्रिपेयर रहो। हाँ कुछ लोग हैं बोलेंगे ही, ठीक है। इसी तरह आपको 100% देना है। उसके बाद मेंटली प्रिपेयर, अगेन आई एम टेलिंग यू, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि दोस्त छूटेंगे, फैमिली छूटेंगे, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ पर और कुछ पीछे लिखे हैं, ठीक है। फॉलो रूटीन, मतलब रूटीन को कोशिश करो जितना फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर रूटीन का 60 से 70% भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और कोई बात नहीं यार, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी 1-2 दिन की मान लो कि ठीक है, 1 सप्ताह में आप 4 दिन पढ़े, 2 दिन बर्बाद हो गया, मतलब उतना अच्छा से इफेक्टिव नहीं पढ़ाया हो पाया। मतलब हर दिन आप 8 घंटा पढ़ते थे, किसी दिन 6 घंटा पढ़े, भाई कोई इशू नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई इशू नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस। लास्ट के 1-2 महीना बंदा या बंदी जो अच्छे से पढ़ देना लास्ट के 2 महीना, ठीक है, रगड़ करके एकदम जी जान लगा करके, सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है। आप साल भर क्या किए हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट जो लास्ट के 2-3 महीना होता है ना, ठीक है, अगर इसमें रगड़ के पढ़ दिया ना आप तो सिलेक्शन रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें अगर छूट गया हो तो कभी और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहा आपका बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। आपको ये वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आंख बंद करके जैसा बताया गया वैसा आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कुछ स्पीड बोल दिए हो तो थोड़ा स्लो कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। हम नहीं चाह रहे थे कि इसको पार्ट वाइज हम अपलोड करें, ठीक है। मतलब यार फिर लगता है कि यार कई बच्चे होते हैं ना, ठीक है, कि यार हमको ना चाहिए बस एक ही बार में चाहिए सारा सॉल्यूशन। तो यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो रहा, ठीक है। एक और चीज़ जो ध्यान रखना है, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट वाला चीज़ जो हम मेंशन किया है, एनी अदर प्रोफेशन हैविंग सेम लाइफ स्टाइल। कोई ऐसा प्रोफेशन है जो बिल्कुल सेम लाइफ स्टाइल, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा बहुत मेहनत किया, सब कुछ फॉलो किया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या कोई ऐसा प्रोफेशन है? यस, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जो बहुत ही करीब है, 1-2 मेरे दोस्त बहुत करीब हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और ना अपनी ज़िंदगी मस्त बोल रहे हैं वो, ठीक है, और ना मस्त इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपको ना बस एक थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे। आपको पता होगा IISc बेंगलोर, अगर नहीं पता हो तो कभी सर्च करना, ठीक है। लोगों का ना यहाँ सपना होता है यहाँ जाने का, ठीक है, IISc बेंगलोर, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिसका नीट में नहीं हुआ था, ठीक है, वो आज IISc बेंगलोर में है, ठीक है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल ना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है, बस आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो हम नीट के बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि अगर नीट में नहीं हो रहा है तो आप कैसे और अच्छा फोड़ सकते हो सेम लाइफ स्टाइल के साथ, ठीक है। भाई डजंट मेक एनी सेंस, हम बता रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू। मेरे कुछ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो IITs में हैं, ठीक है, जो MSc कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो IISc बेंगलोर में है, ठीक है। मेरा भी जब 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ था और 19 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो
मेरा भी सपना था कि अगर नहीं हो पाया तो हम कोशिश करेंगे IISc बेंगलोर जाने की, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, और ना सच में लोग जीते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो यार सबका अपना अपना खूब खासियत है, MBBS का अपना खासियत है, ठीक है, इसका अपना खासियत है, राइट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको पता नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ आपको भी पता होना चाहिए ऑप्शंस, आप कमेंट में बताओ, हम इस पर बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, बट यस अभी नहीं, नीट के बाद हम अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यार सब कुछ MBBS नहीं होता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसने नीट नहीं निकला बट अभी ज़िंदगी में बहुत मस्त फोड़ रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो सब कुछ नीट नहीं होता। हाँ ये बात सच है, ऐसा नहीं है कि आप नीट में चले गए और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ना मतलब आपको इससे अटैचमेंट हो गया, ऐसा नहीं। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप एक सरकारी नौकरी का जो प्रिपरेशन कर रहा है उससे भी पूछो, उसका भी यही होगा, हाँ यार अब इससे लगाव हो गया, अब करना तो यही है ना। तो आपका ना लगाव हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपना 100% देना है, सिलेक्शन होगा ठीक, नहीं होगा तो हम इसके लिए नहीं बने हैं, मेरे लिए दूसरा एग्जाम बना है, आ रही बात समझ में। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमको। अभी भी याद है 2019 या 20 में हम लोग 3 दोस्त के ग्रुप हुआ करते थे, और मेरा नेक्स्ट में मतलब टेस्ट में तो नंबर ऐसे भी नहीं आता था, ठीक है। मतलब 400 500 600 ऐसे, मतलब 600 एक आध 2 बार गया है, ठीक है, बाकी 500 600 के बीच रहता था। मेरा 2 दोस्त था, उसका भी ऐसा ही रहता था, उन दोनों का भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बट यार कॉन्फिडेंस हुआ करता था कि हाँ यार जिंदगी में कुछ बड़ा ही फोड़ना है। उसमें से एक दोस्त अभी IISc बेंगलोर में है, दूसरा IIT रुड़की में है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू ना यार कि जिंदगी में ना हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ मतलब मस्त हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली अच्छे से अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। यार बहुत टाइम लगा है हमको इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर कुछ छूट गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने की। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।